गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हमें जो अपना अध्याय है भूगोल से संसाधन एवं विकास फर्स्ट अध्याय है, इसकी शुरुआत करेंगे। लोकतंत्र से हमें 2 अध्याय किए हैं। इतिहास से एक अध्याय हमारा हो चुका है और जनरली हम इसके अंदर वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो आसान भी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। तो आज इसी श्रृंखला में जो फर्स्ट लेसन संसाधन एवं विकास इसकी शुरुआत करेंगे। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस हैं, परिभाषाएं हैं। पहली जो परिभाषा है वो है संसाधन क्या है। लेसन भी हमारा संसाधन है। सबसे पहले संसाधन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग की जाती है उन्हें संसाधन कहते हैं, या ये कह सकते हैं वे सभी वस्तुएं जिनका प्रयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं उन्हें संसाधन कहते हैं। अब है पॉइंट 2, संसाधनों का वर्गीकरण। इसमें सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। जैव संसाधन जिनमें जीवन पाया जाता है, जैसे मनुष्य खुद भी एक संसाधन है, पेड़ पौधे हैं। अजैव संसाधन वे संसाधन जिनमें जीवन नहीं पाया जाता, उन्हें अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे हम पुस्तक का अध्ययन करें, पुस्तक क्या है, एक अजैव साधन है। पेंसिल का प्रयोग कर रहे हैं, पेंसिल क्या है, एक अजैव संसाधन है। इसके पश्चात समाप्यता के आधार पर यानी समाप्त होने के आधार पर नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। नवीकरण कौन से होते हैं? वे संसाधन जिनका एक बार प्रयोग होने के पश्चात दोबारा प्रयोग में लाए जा सकते हैं उन्हें नवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल है। इसके अलावा अनवीकरण योग्य वे संसाधन जो एक बार प्रयोग होने के बाद दोबारा प्रयोग में नहीं लाए जा सकते उन्हें अनवीकरण योग्य संसाधन कह सकते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि। अब है नंबर 3, स्वामित्व के आधार पर यानी मालिकाना हक के आधार पर व्यक्तिगत जो संसाधन किसी एक व्यक्ति के या जिन संसाधनों के ऊपर एक व्यक्ति का अधिकार होता है उन्हें व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जिस प्रकार हमारी ज़मीन है, ये व्यक्तिगत संसाधन का एक उदाहरण है। अपना मकान है। सामुदायिक जिन संसाधनों के ऊपर व्यक्ति के बजाय पूरे समुदाय या समाज का अधिकार होता है उसे सामुदायिक कहते हैं। जैसे अस्पताल हैं, विद्यालय हैं। राष्ट्रीय संसाधन जिन संसाधनों के ऊपर पूरे राष्ट्र का स्वामित्व होता है उन्हें राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं हैं उन पर चलने वाले सड़क परिवहन है। फिर इसके पश्चात आता है आपका अंतर्राष्ट्रीय जिन संसाधनों के ऊपर पूरे विश्व का स्वामित्व होता है उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अब इसका पार्ट 4 है विकास के स्तर के आधार पर। ये प्रमुख रूप से 3 टाइप हैं इसके, संभावी, विकसित भंडार और संचित कोष। संभावी जिनकी संभावना है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाना है, यानी अभी वो विकास की दृष्टि में नहीं है। फिर विकसित जिनके ऊपर टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो चुका है, पूर्ण विकसित अवस्था में है, वो विकसित भंडार होते हैं। संचित कोष हैं जो सीमित दायरे में होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संचित कोष कहलाते हैं। तो संसाधनों का जो वर्गीकरण है वो उसके 4 टाइप। उत्पत्ति के आधार पर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के वर्णन करो। तो यहाँ पर लिखेंगे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार हैं, जैव और अजैव। फिर समाप्यता के आधार पर
भी कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। स्वामित्व के आधार पर है 4 प्रकार के हैं। विकास के 17 आधार के आधार पर 3 प्रकार के संसाधन हैं। तो ये आगे आपको डायग्राम भी बनाना है। वो क्या है डायग्राम? संसाधन है, इसको 2 भागों में बांटेगा। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक संसाधन होते हैं और नंबर 2 मानवीय संसाधन, यानी जो हमें सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं। जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, और जिन संसाधनों का निर्माण मनुष्य ने किया है उन्हें मानवीय संसाधन कहते हैं। अब प्रकृति के आधार पर नवीकरण योग्य, अनवीकरण योग्य। नवीकरण के अंदर कितने पार्ट हो गए? सतत है और जैव। जैव में प्राकृतिक, वन्य और दूसरा वन्य जीव है। अब प्राकृतिक में अनवीकरण योग्य में पुनः चक्रीय, जैसे धातु है इसका हम पुनः चक्रीय कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है फॉर एग्जाम्पल हम सोने के आभूषण बनवाते हैं तो उसका हमें आभूषण बनवाते हैं, जो उसको गढ़ा के सोने को दोबारा से फिर से उसको विनिर्माण या निर्माण किया जा सकता है। फिर अचक्रीय, यानी जिसका कोई चक्कर नहीं होता। जिस प्रकार जीवाश्म समृद्ध में कोयले का जब प्रयोग करते हैं, कोयले को जलाने से ऊर्जा मिलती है, लेकिन जब तक हम उसको यूज करते हैं उसके बाद वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। कोयले को जलाने से क्या बनती है? राख बनती है, तो उसके बाद दोबारा इसको प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। अब मानवीय संसाधन है, इसमें संरचनाएं एवं संस्थाएं हैं। जितनी भी संस्थाएं हैं, स्कूल हैं, पाठशालाएं हैं, या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का काम है, फॉर एग्जांपल पुस्तक बनी है। फिर मात्रात्मक एवं गुणवत्ता, ये दोनों क्या हैं? संख्या में कितनी हैं, क्या उनके अंदर गुण हैं, ये मानवीय संसाधन है। अब सबसे आगे अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है इसी के अंदर है संसाधनों का महत्व। जो हमने डेफिनेशन भी पढ़ी है, परिभाषा पढ़ी है, वो इसी के अंदर महत्व के अंदर भी लिख सकते हैं। क्योंकि जो संसाधनों का क्या महत्व है? सबसे पहले तो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करता है, या फिर ये कह सकते हैं कि संसाधन किसी भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के आधार होते हैं। यानी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था संसाधनों के ऊपर निर्भर करती है। जितने अधिक संसाधन होंगे उस देश का उतना ही अधिक राष्ट्रीय या उसकी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और लोगों की जीविका का प्रमुख साधन है। अब नेक्स्ट है संसाधनों का विकास। संसाधनों का उचित समझ बूझ के साथ प्रयोग करना ही संसाधनों का विकास कहलाता है। यानी बहुत सारे कुछ संसाधन ऐसे हैं जिनका एक बार यदि हम प्रयोग कर लेते हैं तो दोबारा उसको प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है, या कुछ सीमित मात्रा में हैं। यदि हम उनका ज़्यादा दोहन करेंगे तो आगे भविष्य में वो क्या हो जाएंगे? नष्ट होने के कगार पर चले जाएंगे। यानी कहने का मतलब है हमें इतने संसाधनों का समझ बूझ के साथ प्रयोग करना चाहिए, ताकि आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ियाँ हैं वो भी इनका प्रयोग कर सकें। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास, इसका मतलब होता है कि बिना नुकसान पहुंचाए, यानी पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए अपनी वर्तमान की जो विकास की प्रक्रिया हैं उनको ध्यान में रख के भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना न करें। क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास कहलाता है। क्या हो गया? सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना न करे। यानी इसका इतना ही प्रयोग करना चाहिए ताकि आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको किसी भी प्रकार के कष्टों का सामना न करना पड़े। अब आता है संसाधन नियोजन। नियोजन मतलब प्लानिंग, यानी संसाधनों का एक प्लानिंग के साथ प्रयोग करना, एक रणनीति के साथ उनका प्रयोग करना क्या कहलाता है? संसाधन नियोजन कहलाता है। ताकि उसके अंदर क्या बना रहे? संतुलन बना रहे और जो संसाधन है वो नष्ट होने से बचे रहें। तो संसाधनों के विवेकपूर्ण का मतलब होता है बुद्धिमत्ता से प्रयोग करना के लिए नियोजन एक सर्वमान्य नीति है। एक सबसे अच्छी प्लानिंग ही, नियोजन का मतलब प्लानिंग, एक सभी की मानी हुई रणनीति है। राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। तो कई बार ये पूछा जा सकता है संसाधन नियोजन की क्यों आवश्यकता है, तो यहाँ से यहाँ तक इसको लिख देंगे। और संसाधन नियोजन क्या है?
संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट जो पॉइंट्स होंगे वो कल की जो हमारी वीडियो होगी उसके अंदर इसको करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।